क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और देन हम टॉर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर ये पेज नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिख रहा है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसी को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है ये? सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये दो वेक्टर हमने लिया, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा डिग्री का, ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच में। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जो डेफिनेशन है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ओ सॉरी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में। और डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉस थीटा आता है इंटू, अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एन कैप। तो ये हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो इतना जो टर्म है आपका ये नंबर है और ये यूनिट वेक्टर है। तो आपने किसी नंबर पे यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बन गया। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है। और इसका जो डायरेक्शन है हम किससे निकाल रहे हैं, यहां पर एन कैप से। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा हूं मैंने ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, direction is given by right hand thumb rule or right hand screw rule। राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसके डायरेक्शन को देते हैं। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, दिस इज राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। इससे आप ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को मेंशन करते हो, डायरेक्शन को लिखते हो, एन कैप का डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैं दो डायग्राम बना दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। दो डायग्राम मतलब एक प्लेन मैंने ऐसा लिया यहाँ पर, इस प्लेन पे मैंने दो वेक्टर ले लिया हूं, ठीक है। एंड दूसरा प्लेन ये लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये दो प्लेन हमने लिए, इस प्लेन पे ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ए क्रॉस बी। और इस पे ये है वेक्टर ए
और ये है वेक्टर बी, इस पे हम कर रहे हैं बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब किसके इक्वल है? ये ए क्रॉस बी के इक्वल है। और यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, बी क्रॉस ए करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये है बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ऊपर की तरफ आ रहा है रिजल्ट, और बी क्रॉस ए कर रहे हो तो रिजल्ट कैसा आ रहा है? नीचे आ रहा है। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई दिस एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए और बी जिस प्लेन पे होते, ए और बी इस प्लेन पे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनका रिजल्टेंट है, जिसको आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? ये ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ए क्रॉस बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये है। तो ये अगर ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर आएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा। मतलब एन कैप का जो डायरेक्शन यहाँ पे प्लेन पे ऊपर की तरफ रहेगा, और यहाँ पर एन कैप का डायरेक्शन कैसा रहेगा? प्लेन पे नीचे की तरफ रहेगा। तो या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और नहीं तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप ऊपर है और ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है इतना। ऐसे यहाँ पर बी क्रॉस ए अगर लिख रहे हैं तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करने से दोनों वेक्टर सेम नहीं होते। कम्यूटेटिव में चलता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट में चलता है। ए डॉट बी लिखो और बी डॉट ए लिखो, एक ही बात होती है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं है, एक ही बात नहीं है। ए क्रॉस बी अलग वेक्टर बन रहा है और बी क्रॉस ए एक अलग वेक्टर बन रहा है। तो रिमेंबर यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट लिख दूं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों वेक्टर एक ही नहीं है, ठीक है। A cross B is not equals to B cross A. Also, A cross B is equals to minus of B cross A. A cross B is equals to minus of B cross A. देखो इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे है। बाकी ये जो पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट, ये एक जैसा है, या मैग्नीट्यूड एक जैसा, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक जैसा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी का वो नीचे की तरफ है। या ए क्रॉस बी यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ पे ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ए क्रॉस बी करने पे नीचे रिजल्टेंट, सॉरी, ए क्रॉस बी करने पे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, और बी क्रॉस ए करने पे नीचे के डायरेक्शन पे रिजल्ट आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड थंब रूल में। तो राइट हैंड थंब रूल देखो, आप 3 पेन होल्ड कर लो, आपके पास में 3 पेन रखो साथ में, ठीक है। 3 पेन रख लिए साथ में ना। अभी देखो, सपोज ये ए वेक्टर है ब्लैक वाला, और ये ब्लू वाला बी वेक्टर है, और आप ए क्रॉस बी कर रहे हो। तो ए क्रॉस बी करोगे, राइट हैंड ये लेना, लेफ्ट हैंड नहीं लेना, ये राइट हैंड है, दिस इज द राइट हैंड। राइट हैंड लोगे, ए के ऊपर रखोगे और बी की तरफ लेके जा रहे हो, तो ए क्रॉस बी। तो एन कैप का जो डायरेक्शन है वो कैसा आ रहा है? यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये एन कैप का डायरेक्शन। और बी क्रॉस ए अगर करते हो, ये बी है और ये ए है, तो अब मैं अगर ऐसा रख दूं तो ऐसा तो मुड़ेगा, गलत हो गया ना, ऐसा मोड़ नहीं सकते हम। तो यहाँ पे ऐसा रखना पड़ेगा, और फिर फिंगर्स को आप मोड़ोगे तो डायरेक्शन कैसा आ रहा है? नीचे की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है। तो बी क्रॉस ए नीचे डायरेक्शन आया, और ए क्रॉस बी करने पे ऊपर डायरेक्शन आया। आप ऐसा भी रख लो, ये ए है और ये बी है, ये प्लेन हो गया है ना, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए क्रॉस बी अगर कर रहे हो तो थंब का डायरेक्शन देखो ऐसा। तो मैं थंब के डायरेक्शन को देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, जो रेड पेन बन रहा, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा। अगर आपके ऐसे रखे हुए तो वेक्टर, ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी, थंब का डायरेक्शन कैसा आएगा?
ऊपर, तो ए क्रॉस बी करने पे ऊपर आ रहा रिजल्ट, और बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे आएगा। और अगर ऐसा लिया आपने, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो डायरेक्शन ऐसा आएगा, और बी क्रॉस ए कर रहे हो तो डायरेक्शन इधर चल आएगा। अब इसमें मैंने ये बोला है कि यहाँ पे आप राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हैं तो मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा ना, स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से घुमाना पड़ेगा मुझे, राइट हैंड स्क्रू, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट हैंड स्क्रू अगर अपन यहाँ पे घुमाते जाएं, ये राइट हैंड स्क्रू को अगर अपन घुमाएं तो ये कैसा होगा, ऊपर जाएगा, खुलेगा, और बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ कसता जाएगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल आप इस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे 2 डायमेंशनल डायग्राम अगर अपन देखें यहाँ पे, जैसे ये डायग्राम है, ए क्रॉस बी अगर मैं कर दूं तो ये ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन बनेगा यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा, ये एन कैप का डायरेक्शन ऐसा आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड एन कैप, ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए अगर हम कर दें तो एन कैप का डायरेक्शन कैसा आएगा, दिस इज बी एंड दिस इज ए वेक्टर, और बी क्रॉस ए अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो बी क्रॉस ए अगर करती है, एरो क्रॉस के लिए लिया मैंने, तो ये डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो क्रॉस लगाने का मतलब होता है पेज के परपेंडिकुलर इनवर्ड, और डॉट लगाने का मतलब हो गया वेक्टर में पेज के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये सिंबल की मीनिंग, अगर डॉट लगा के गोला लगाए हो तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पेज, और क्रॉस लगा के ऐसा सिंबल बनाया गया मतलब ये होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी आपने किए तो ये एन कैप बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ पे आपने बी क्रॉस ए किए तो एन कैप मतलब जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो पेज के अंदर की तरफ जाएगा। सो इट इज बी क्रॉस ए, और यहाँ पे ये है आपका वेक्टर ए, तो ये है यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यहाँ बाहर की तरफ आएगा, और बी क्रॉस ए यहाँ पे कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड जाएगा। तो ये 2D डायग्राम है, और ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है ये 3D डायग्राम। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ध्यान रखना इस रिजल्ट को। तो ये सिंबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब एक चीज और देखो, जो आर है ये बी के भी परपेंडिकुलर है या एन कैप, और ये एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये है यहाँ पे कि जो ए क्रॉस बी आएगा इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या फिर एन कैप is perpendicular to a vector as well as n cap is perpendicular to b vector। तो ये जो लिखा हूं मैंने यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा आपका, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, वैसे तो एन कैप की डेफिनेशन पे हमने लिखा है, और ए क्रॉस बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। डायग्राम पे देखो क्लियरिटी से मैंने बनाया हुआ है, समझ गए कि कोई डाउट है कैलकुलेशन पे? देखो आगे आते हैं अपना अगले पेज पे। Now this is page number 2। ठीक है, देखो ये है पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में अब आई कैप, जे कैप एंड के कैप के लिए हम देख लें।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। एक्स एक्सिस की तरफ, या फिर इसको मैंने जेड एक्सिस ले लिया और इसको वाई एक्सिस ले लिया, इसको एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है के कैप, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा है? जे कैप है। ठीक है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप, एंड वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन सा है? जे कैप है। तो अगर मैं यहां पर आई कैप क्रॉस आई कैप अगर करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन, कितने डिग्री का एंगल है आई और आई के बीच में? देखो, एक आई इधर है और दूसरा आई भी अगर इधर ही है, तो आई और आई के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। और फिर आप यहाँ पे इनटू क्या ले लोगे? एन कैप, है ना। तो आई क्रॉस आई इज 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है? 0। तो सिमिलरली जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के इज आल्सो 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ध्यान रखना। इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब पैरेलल है तो 0 डिग्री का एंगल, और एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री का एंगल है, तो फिर ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखो, दो पैरेलल वेक्टर अगर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये 0 रहेगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। एंड देन अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं अभी, तो आई क्रॉस जे, अभी देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, आई क्रॉस जे, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। ठीक है ना, आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, है ना, और जे इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 हो गया, इनटू कितना आ गया? एन कैप। तो एक्चुअल में ये जो एन कैप है, इट इज द यूनिट वेक्टर आई और जे से मिलकर बना हुआ है ना, आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो अब आप राइट हैंड थंब रूल लगा दो। तो अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, आई क्रॉस जे अगर करोगे, तो जो डायरेक्शन आएगा वो किधर मिलेगा? यहाँ पे के की तरफ इसका डायरेक्शन मिलेगा। मतलब ये जो एन कैप है ये बेसिकली किसके इक्वल है? के कैप के बराबर। तो आप इसको पेन के अकॉर्डिंग देखो, ये ब्लू पेन मान लो आई कैप है, दिस इज आई कैप, और ये जे कैप हो गया। तो ये आई और ये जे, तो आई क्रॉस जे डायरेक्शन कैसा आ रहा? ऊपर की तरफ आ रहा ना डायरेक्शन, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे में डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, और ऊपर का यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया? के कैप हो गया। इसलिए आई क्रॉस जे अगर करोगे तो के कैप मिलेगा, और अगर उल्टा कर दोगे, जे क्रॉस आई करोगे, तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस के कैप मिलेगा। ध्यान रखना। तो आई क्रॉस जे क्रॉस आई में माइनस के, एंड आई क्रॉस जे में आंसर क्या मिलेगा आपको? प्लस के कैप मिलेगा। देन सिमिलरली आगे के आप निकाल सकते हो। सिमिलरली आगे की अगर अपन निकाल दें यहाँ पे, देन जे क्रॉस के करने पे आंसर मिलेगा प्लस आई, और के क्रॉस जे अगर करोगे तो आंसर मिलेगा माइनस आई। राइट हैंड थंब रूल लगा लो, एंड देन के क्रॉस आई अगर करोगे तो आंसर मिलेगा प्लस जे, एंड आई क्रॉस के अगर करोगे तो आंसर मिलेगा
माइनस जे कैप। तो ये यूनिट वेक्टर इस तरह से आएंगे, इनके क्रॉस प्रोडक्ट। एक डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, सीधा सीधा एक साइकिल से याद रख सकते हो। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज माइनस के, जे क्रॉस के इज प्लस आई, है ना। जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए या डाउट है कोई? स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे आते हैं अपन, अभी पेज नंबर 3 पे, है ना। इस पे डायरेक्ट आप एक साइकिल याद रखोगे। दिस इज पेज नंबर 3। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो अभी ये साइकिल याद रखना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये जीरो की इक्वल है। एंड देन ये साइकिल आप याद रखोगे, आई जे एंड के। अगर क्लॉकवाइज आप घूम रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा। क्लॉकवाइज घूमने पे पॉजिटिव साइन और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये है, देखो यहां पर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, देन इट इज प्लस के कैप। फिर जे क्रॉस के कर दो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आएगा, प्लस आई कैप। एंड देन के क्रॉस आई अगर करोगे तो इट इज प्लस जे कैप। एंड सिमिलरली यहां पे देखो, उल्टी साइकिल अगर अपन चलाएं तो जे क्रॉस आई इट इज माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के। फिर आई क्रॉस के इट इज माइनस जे कैप, है ना। एंड देन आई क्रॉस के के बाद माइनस जे, एंड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इट इज माइनस आई कैप। तो ये इसको याद रखो, यहाँ पे साइकिल के थ्रू हम इसको आसानी से देख सकते हैं, है ना। आई क्रॉस जे इज प्लस के, जे क्रॉस आई इज प्लस आई, के क्रॉस आई इज प्लस जे। एंड सम टाइम आपको ऐसा भी मिलेगा कि भाई आई क्रॉस ऑफ माइनस जे अगर है तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप माइनस साइन बाहर निकाल दो और आई क्रॉस जे बचा, है ना। मान लो आई क्रॉस माइनस जे है तो माइनस साइन आप बाहर निकाल दो, आई क्रॉस जे बचा। अभी देखो आई क्रॉस जे क्या है, प्लस के कैप है, तो इट इज प्लस के कैप, और प्लस और माइनस हो गया माइनस, तो द आंसर इज माइनस के कैप। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। देन अब आगे बढ़ते हैं हम, अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 4 पे। अभी कंपोनेंट फॉर्म पे कैलकुलेशन कैसे करना है, दिस इज पेज नंबर 4। कंपोनेंट फॉर्म पे ये कैलकुलेशन कैसे आएंगे। हाँ, इन कंपोनेंट फॉर्म, हाँ अभी देखो, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, इफ वेक्टर ए इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड वेक्टर बी इसके इक्वल है यहाँ पे, इट इज b1 i कैप
एंड प्लस B2 J कैप एंड प्लस B3 K कैप है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। A क्रॉस B कैसे निकालना है, देन A क्रॉस B निकालने का तरीका है, एक इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। तो आप इस तरह से डिटर्मिनेंट बना लोगे, यहाँ पे आप लिखो I कैप J कैप एंड K कैप। ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल में A क्रॉस B करोगे मतलब A के पूरे टर्म पहले लिखोगे, फिर B के पूरे टर्म लिखोगे और एक्सपांड करोगे। तो जो एक्सपांशन है वो इससे बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह की मेथड यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अदरवाइज इनको पूरा एक्सपांड करोगे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में एक्सपांड किया था वैसे यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो आई पहले अभी A क्रॉस B अगर हम कर रहे हैं तो पहले I J K के नीचे आपको A के कोफिशिएंट लिखना, A1 A2 A3, और दूसरा टर्म आपका B है तो फिर आप B के कोफिशिएंट लिखो, B1 B2 एंड B3, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आपने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी है उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लिखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड I कैप, और पहले अगर I कैप चाहिए हमें तो ये मैंने एरो इस तरह से बना दिया यहाँ पे, रो एंड कॉलम ये ऐसा, तो आप इसको भी छुपा लो, इसको भी छुपा लो, और यहाँ पे अब क्या बच रहा है, इट इज A2 B2 एंड A3 B3, ठीक है। ये आपको इस तरह से लिखना है, एंड देन प्लस J कैप। अभी यहाँ पे कुछ बुक में ना माइनस का साइन दिया हुआ है, तो माइनस का साइन क्यों आता है वो भी मैं बता देता हूँ। आप ऑर्डर फॉलो करो, ऑर्डर फॉलो करने का मतलब ये आपने यहाँ पे ऐसा एक लाइन और ऐसी ले ली, मतलब आपको ये पूरा ये जो बॉक्स बचा उसको लिख देना है, एंड देन जे में जब आप पहुंच रहे हो तो अगर आप शुरुआत यहां से कर रहे हो A3 B3 तो जो रिमेनिंग है वो A1 B1 बचता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हो, अगर आप ऑर्डर फॉलो करते हो इसके बाद यहां से लिख रहे हो तो यहाँ प्लस साइन आएगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर कैसा कर दो, पहले A1 B1 और फिर A3 B3 लिख दो तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन जाएगा, और कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो तो प्लस का साइन है, और अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जैसे इसके बाद ये वाला टर्म आ गया फिर अगला वाला कॉलम आएगा, ठीक है। अगर आपने A1 B1 को पहले ले लिया और A3 B3 को बाद में ले लिया तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, अदरवाइज प्लस का साइन चलेगा, ओके। देन प्लस फिर के कैप में अब जो टर्म आ जाएंगे आपके, के कैप मतलब इसको लिख रहे हैं तो पूरा छुपा दोगे तो यहाँ पे अंदर क्या जाएगा, अभी A1 B1 एंड देन A2 B2, और फिर ये बना दिया आपने, है ना। सो इसमें देखो आपने पूरा साइकिल को फॉलो कर लिया है, इसलिए आपने बीच में कोई माइनस का साइन नहीं लिया, पूरा साइकिल एज इट इज फॉलो है आपकी। अब इसको एक्सपांड कर दो, तो 10th स्टैंडर्ड में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी थी, उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, दिस इज I कैप। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये थी कि पहले A2 का B3 में मल्टीप्लाई करना फर्स्ट, और फिर इसका मल्टीप्लाई करना, लेकिन साथ में आपको एक नेगेटिव साइन और लेना अपने पास से। तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और साथ में एक माइनस का साइन लेना है। तो ये जो इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी आपकी, A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस J कैप A3 B1 प्लस माइनस B3 A1 एंड प्लस K कैप A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये इसका रिजल्ट है, इसको आपको इस तरह से एक्सपांड करके लिखना है। समझ गया एक्सपांशन, इसका A क्रॉस B का एक्सपांशन समझ गया पूरा, कि कोई डाउट है? एक्सपांशन समझ गए? हेलो, अरे एक्सपांशन समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अब एक एक्सपांशन हम ले लें, यहाँ पे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म पे, और इसको एक्सपांड करना आपको। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, ये है 2I कैप प्लस
जे कैप माइनस 3k कैप, और ये वाला वेक्टर है आपका सपोज 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5j कैप एंड प्लस 4 ये ले लो आप 6k कैप, ऐसा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, a क्रॉस b। तो क्या करना है आपको, ये बिल्कुल आपका वैसा के वैसा ही रहेगा, ये सब कुछ हमने मिटा दिया यहाँ पर से, है ना। अभी वैल्यू पुट करना है, ये पेज नंबर 5 पे जाएंगे अपन अभी। दिस इज पेज नंबर 5, ये एक्सपांशन यहाँ पे लिखेंगे फिर। ठीक है, आई के नीचे पहले a क्रॉस b कर रहे हो, तो ये 2 फिर 1 और यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर b में देखो कोफिशिएंट इट इज 4 -5 एंड 6, तो ये बन गया आपका डिटरमिनेंट। अब इसको एक्सपांड करना है। अब अगर हम इसको एक्सपांड कर दें यहाँ पर, तो आई कैप पहले आ जाएगा 1 और -5, ठीक है, 1 and -5 and -3 and 6 and then प्लस j कैप, अब आ जाएगा -3 and 6 और फिर आ जाएगा 2 and 4 and प्लस k कैप, अब आ जाएगा आपका 2, 4 and 1 and -5। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आई कैप, अभी देखो पहले किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना, पहले 1 into 6 करना है फर्स्ट टर्म, और फिर इसका प्रोडक्ट इधर करना है एंड साथ में आपको माइनस का साइन भी लेना है। तो ये कितना जाएगा यहाँ पर 1 into 6 माइनस ऑफ -5 into -3, ये ऐसा लेना है। तो ये मैंने ब्रैकेट बना के इसलिए लिख दिया जिससे आपको साइन में किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किए। 1 into 6 एंड देन माइनस ऑफ -5 into, तो इसमें ये जो माइनस है ना, यहाँ एक्स्ट्रा लगा रहे अपन, वो ये माइनस है, और बाकी जो कोफिशिएंट है उनको एज सच आपको लिख देना है। एंड प्लस अब जे कैप, अब मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ -3 into 4 and then minus of 6 into 2 and then plus k cap, अभी 2 5 जा 10, 2 into -5 and minus of 4 into 1। इसको सॉल्व कर देते, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 6 and -15 प्लस j कैप, यहाँ पे हो जाएगा -12 and -12 प्लस k कैप, इट इज -10 and -4, तो ये कितना आ गया यहाँ पे -9 आई कैप एंड -24 जे कैप एंड -14 के कैप। तो ये बन गया बेटा यहाँ पे A क्रॉस B, दिस इज A क्रॉस B। अगर क्वेश्चन में B क्रॉस A निकालना होता, B क्रॉस A, तो क्या करते, अगर इसी क्वेश्चन में आपको B क्रॉस A निकालना होता तो B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आता A क्रॉस B, तो आपने A क्रॉस B ऑलरेडी निकाला हुआ है और उसमें माइनस का साइन अगर मैं लगा दूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9i कैप प्लस 24j कैप एंड प्लस 14k कैप हो जाएगा। आपको B क्रॉस A निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गया पूरा की पूरा। तो A क्रॉस B का जो रिजल्ट है आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? अब इसमें मैं यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन बता दूं कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, जो किसके डायरेक्शन पे होगा, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पूरा कैलकुलेट कर लिया भाई, A क्रॉस B कितना आ गया है। तो इसके एक्सपांड करने से जो फाइनल आंसर आया ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे सॉल्व करने पे इट इज -9i कैप -24j कैप एंड -14k कैप। नाउ अगेन दिस इज पेज नंबर 6। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं जो A और B के दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर निकालना जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, अब इसका यूनिट वेक्टर आपको चाहिए। तो वेक्टर को आप, ये सपोज वेक्टर आर है आपका, है ना, और अगर इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो वेक्टर को आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ गया, है ना। एंड दिस यूनिट वेक्टर मैं इसको एन कैप से भी डिनोट कर सकता हूं। तो एन कैप जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, इट इज गिवन बाय प्लस माइनस का साइन, और ये किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई कर दें हम? यहाँ पे -9 आई कैप -24 जे कैप एंड -14 के कैप डिवाइडेड बाय, अब इसका मॉड ले लो आप भाई, यहाँ पे इसका मॉड आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर प्लस ऑफ -14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये प्लस माइनस का साइन समझ गए क्यों? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है वो एक, अगर मैं प्लेन की बात करूं, यहाँ पे ए और बी जिस प्लेन पे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। ये जैसे ये प्लेन है, अब इस प्लेन में ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, तो एन कैप का जो डायरेक्शन है ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ये एन कैप अगर ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर आ जाएगा, और अगर बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये जो एन कैप है ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा साइन ले लिया? प्लस माइनस का साइन ले लिया है कि भाई एन कैप करने में हमको कोई तकलीफ ना हो, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इट इज -9 आई कैप -24 जे कैप एंड देन -14 के कैप होल डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो इट इज 81 प्लस 24 का स्क्वायर 596 है, आई थिंक 596 एंड 14 का 196 है, एंड 24 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 24 इंटू 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर याद है किसी को? $576, तो इट इज 576। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया। ये यूनिट वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। प्लस साइन है तो ऊपर वाला और माइनस साइन है तो नीचे वाला यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको इस तरह के करने, समझ गए या कोई डाउट है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े थे हमने, इसके कुछ क्वेश्चन में ले लो। यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखना है ना? Now this is पेज नंबर 7। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं इस पे, सपोज एक रॉड है, ये एक रॉड हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, और रॉड का जहां पे सेंटर ऑफ मास है उससे रखकर मैंने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, और फिर नीचे एक मैंने डिस्क ले लिया ऐसा। तो ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दिस इज डिस्क एंड दिस इज द रॉड। रॉड का मास m1, लेंथ l है,
और इसका मास है m2 और रेडियस है r2, डिस्क का मास m3, रेडियस है r3, और जो एक्सिस पास हो रहा है ये तीनों के सेंटर से पास हुआ है इस तरह से, है ना। सपोज दिस इज जेड एंड जेड डैश एक्सिस, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास एंड रॉड के परपेंडिकुलर है, ये स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से गया, और ये डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डिस्क के भी सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है। तो इस अरेंजमेंट का जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कैसे लिखोगे? दिस इज द स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर। तो इस एक्सिस के लिए टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा या कैसे लिखोगे? तो इस एक्सिस के लिए जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश, इट इज आई जेड जेड डैश ऑफ रॉड प्लस आई जेड जेड डैश ऑफ स्फीयर एंड प्लस आई जेड जेड डैश ऑफ डिस्क। तीनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट आपको ऐड करते जाना है। तो रॉड के लिए फार्मूला हो जाएगा m1 l स्क्वायर बाई 12 प्लस स्फीयर के लिए फार्मूला 2/5 m2 r2 स्क्वायर एंड प्लस इसके लिए फार्मूला आ जाएगा डिस्क के लिए m3 r3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का, ये इस कंप्लीट बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को उन्हीं एक्सिस के लिए इंडिविजुअल बॉडीज के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करते जाते हैं, हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन का तरीका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 8 पे आते हैं हम। Now this is पेज नंबर 8। इस पे रेक्टेंगुलर अगर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट लिया मैंने ना, दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लेट। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ये एक एक्सिस हो गया, सपोज इट इज एक्स एक्स डैश, और ये एक्सिस हो गया इट इज वाई वाई डैश। इसका मास है में, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। और ये जो दोनों एक्सिस है आपके अभी कहां से पास हो रहा है? ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश, क्योंकि ये ब्रेथ के परपेंडिकुलर है तो इट इज m/12 इंटू बी स्क्वायर। और इस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, आई वाई वाई डैश, ये आ जाएगा m/12 इंटू एल स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं ब्रेथ को कम करते जाऊं तो ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। और एक एक्सिस ये यहां से पास हो रहा है, दिस इज जेड जेड डैश। तो इस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश, ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर का? इट इज आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। मतलब आपको क्या करना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको लगा देना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाले एक्सिस के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कितना आ जाएगा बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। एंड रॉड के लिए ध्यान देना, ये सपोज रॉड मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द रॉड, ये रॉड का है सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस अगर रॉड के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है जेड जेड डैश। तो इस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है इट इज ml²/12 है। ठीक है, ये ml²/12 बाय पैरेलल एक्सिस, सॉरी ये डेरिवेशन से हमने निकाला था। और अगर एक्सिस ऐसा कुछ बन रहा है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रॉड, लेकिन यहां से एंगल थीटा डिग्री का, इट इज ए एंड ए डैश एक्सिस। तो इस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई ए डैश इज m/12 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये फार्मूला इसमें रिड्यूस हो जाएगा आपका। और इस एक्सिस के लिए along द एक्सिस ऑफ रॉड, अगर मैं इसको x और x डैश एक्सिस ले लूं, तो इस एक्सिस के लिए, रॉड के इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग लगभग कितना आएगा, 0 रहेगा। तो along द रॉड जो एक्सिस बनेगा, रॉड से ही पास हो रहा है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग लगभग कितना रहेगा आपका, 0 रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, और ये स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का ना। Now this is page number 9. ये पेज नंबर 9 है, ठीक है। ये रिंग है, हाँ, लेकिन रिंग का पूरा पोर्शन है नहीं, इतना बस पोर्शन बचा हुआ रिंग का, बाकी पोर्शन को आपने अलग कर दिया, मतलब है नहीं है इतना। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ रिंग, रेडियस आर, मास m। तो ये जो एक्सिस आएगा, ये दिस इज फॉर रिंग, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट है, कंप्लीट रिंग रहती तब भी यही फार्मूला था, इनकम्प्लीट रिंग है तब भी यही फार्मूला है, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर डिस्क, अगर इनकम्प्लीट आपके डिस्क है, ये इस तरह से, इधर का पोर्शन है नहीं डिस्क का, ये कितना पोर्शन है डिस्क का, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ मास, ओनली द सेंटर ऑफ रिंग, एंड दिस इज आल्सो नॉट द सेंटर ऑफ मास, ओनली सेंटर ऑफ डिस्क। तो डिस्क का इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फार्मूला वही रहेगा, mr स्क्वायर बाई 2, जो रिमेनिंग पोर्शन उसका मास m है। तो फार्मूला इज स्टिल रिमेन्स द सेम फॉर डिस्क एंड फॉर द रिंग, ठीक है, ये समझ गए। एंड एनुलर डिस्क का मैंने बता ही दिया था, एनुलर डिस्क का बता दिया था ना मैंने। अभी जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लूं, मान लो यहाँ पे एक रॉड हमने लिया, ये इस तरह से, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। रॉड के सेंटर ऑफ मास और रॉड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। ये सपोज z एंड z डैश एक्सिस है। अगर मैं एक्सिस यहां से पास करा दूं, ये भी रॉड के परपेंडिकुलर, बट इट इज z1 एंड z1 डैश, और ये जो डिस्टेंस है d, ये है l बाई 4। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, z1, एंड z1 डैश इज पैरेलल टू z डैश। तो आप अब यहाँ पर के एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना आपको, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, प्लस m इंटू डी स्क्वायर, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये एक्सिस कहां से पास हुआ है, सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है। एंड प्लस m इंटू जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर ले लिया मैंने क्वेश्चन में, l बाई 4 ले लिया, और आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगर मान लो मैं सॉलिड स्फीयर ले लूं, यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ना, मास m है, रेडियस r है, सपोज इट इज z एंड z डैश। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। और एक एक्सिस में इसी के पैरेलल ले लूं यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, एंड सपोज दिस इज z1 एंड z1 डैश। अब इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया i z1 डैश, इस i z डैश जो सेंटर ऑफ मास से गया, प्लस md स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो और कैलकुलेशन कर दो, तो इट इज 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, एंड द आंसर इज 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ गए पूरा?